स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 4 जो कि है आपका इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, इट मीन्स इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कैसे इलेक्शन होती है, क्या होता है, इसमें किस तरह के प्रेफरेंसेस मिलती हैं और किस तरह के लोगों के पास पावर जाती है। ठीक है, तो पहले देखते हैं इलेक्शन क्या है। एन इलेक्शन इज अ प्रोसेस थ्रू द विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट अ रेगुलर इंटरवल्स। एक रेगुलर इंटरवल्स पर पीपल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। ठीक है, सेकंड आते हैं व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्शन जो है वो किस तरह से डेमोक्रेटिक बनाती है। ठीक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है, किस तरह से ये होता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, यानी कि एक वोट वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट का जो सिस्टम था यहाँ भी सेम चीज़ है। ठीक है, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। ठीक है, जितने भी पार्टीज़ हैं या कैंडिडेट्स हैं वो फ्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद वोटर्स के पास एक तरह से फ्री चॉइस होता है कि वो किसको चूज़ करना चाहती हैं। नेक्स्ट आते हैं इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। एवरी फ्यू ईयर्स के बाद इलेक्शन हेल्ड होती है। क्यों होती है, ताकि ये पता चल जाता है कि फ्यू ईयर्स में वो जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स के थ्रू चूज़ किया गया है वो प्रॉपर वे में वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। द कैंडिडेट जो है वो प्रीफर्ड करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, इलेक्टेड होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उनको पीपल की ज़रूरत होती है। क्योंकि बिना पीपल इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, वोट ही नहीं देंगे, तो ये कैसे कॉन्टेस्ट चलेगा। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर्स वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विशेस। ठीक है, फ्री एंड फेयर मैनर से होना चाहिए, बहुत अच्छे से होना चाहिए, गुड वेज में होना चाहिए, ताकि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो अपने कैंडिडेट को चूज़ कर सके। अच्छा, ये प्रोसेस अब होता क्यों है, ठीक है, क्यों ज़रूरी है रिप्रेजेंटेटिव की। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है मन में तो आप समझिए कि अगर दिल्ली और बिहार दोनों का अगर कंपेयर करें तो बिहार की जो प्रॉब्लम होगी सेम टू सेम दिल्ली में होगी नहीं ना, दिल्ली की जो प्रॉब्लम होगी वो बिहार में होगी नहीं ना, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग है। अब बिहार में ही देखिए, दानापुर की प्रॉब्लम, बेली रोड की प्रॉब्लम या कंकरबाग की प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो यहाँ डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ किया जाता है ताकि उन प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका वाई इलेक्शन, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी है इलेक्शन। तो पहला इसका टॉपिक आता है असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, जो आपका किताब का पहला पेज भी है। तो हरियाणा में लगातार 1982 से लगातार कौन जीत रही थी, कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। चौधरी देवीलाल सिंह ने क्या किया कि एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई और 1987 में वो क्या करते हैं कि इलेक्शन में भाग लेते हैं। 90 सीट्स टोटल हैं हरियाणा की, उसमें से 76 सीट्स ये इनकी पार्टी जीत जाती है। ठीक है, और इनकी पार्टी क्या करती है, अपने लीडर को चुनती है। लीडर किसको चुनती है, देवीलाल सिंह को ही चुनती है, और वो अगले चीफ मिनिस्टर हरियाणा के बन जाते हैं। इस पूरे सिचुएशन से ये पता चलता है कि इलेक्शन लोगों के पास पावर देती है कि वो जिसको चाहे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहे, उस पॉलिटिकल पार्टी को वो जिता सकती है। ठीक है, उसको पावर में ला सकती है। अब आता है क्वेश्चन, इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन। तो बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इलेक्शन इन्वॉल्व कंपटीशन। इलेक्शन में क्या होता है, कंपटीशन होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव दूसरे रिप्रेजेंटेटिव से, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से। ठीक है, ये हर एक कंस्टिट्यूएंसी में ये पूरा का पूरा कंपटीशन चलता है। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, आप समझो सिंपल लैंग्वेज में इसको क्षेत्र बोलते हैं, एरिया। लाइक पूरे पटना का देखिए तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, कंकरबाग अलग है, दानापुर अलग है, बेली रोड अलग है। ठीक है, तो सारा का सारा अलग अलग तरीके का कंस्टिट्यूएंसी हो जाता है। मोतिहारी का अलग होगा, मुजफ्फरपुर का अलग होगा, हाजीपुर का अलग होगा, वैशाली का अलग होगा, सब जगह का अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी होंगे, और सारे कंस्टिट्यूएंसी में एक एक अपने रिप्रेजेंटेटिव वो लोग जीत के आते हैं। इट इन्वॉल्व कंपटीशन अमंग कैंडिडेट्स विदाउट विच इलेक्शन विल बिकेम पॉइंटलेस। तो ये कैंडिडेट्स के बीच में एक तरह का कंपटीशन क्रिएट करता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि इलेक्शन हो ही ना, तो ये पूरा का पूरा अगर कंपटीशन नहीं होगी तो ये पूरा सिस्टम हमारा इलेक्शन वगैरह
पूरा का पूरा पॉइंटलेस हो जाएगा। इट मीन्स हमारा पूरा का पूरा डेमोक्रेसी जो है वो एक तरह का पॉइंटलेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट होता है जैसे आपकी किताब में दिया है, व्हाट इज़ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। सिस्टम क्या है इंडिया में इलेक्शन होने का। तो पहला देखिए कि जनरल इलेक्शन होता है। इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम भी हो सकता है, या फिर ये सेम डे या फिर कुछ दिनों के अंतराल में ये होता है। बाई इलेक्शन पहला जो होता है बाई इलेक्शन, वो देख लीजिए। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर अ वन कंस्टिट्यूएंसी और टू और फील द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन बाय अ मेंबर। अगर सपोज कीजिए किसी कंस्टिट्यूएंसी में कोई इलेक्टेड मेंबर है, वो रिज़ाइन कर देता है या फिर उसके किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, तो वो सीट तो वैकेंट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी को भी बैठा देगी, वहाँ दोबारा इलेक्शन होता है। उस इलेक्शन को क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन। अब आते हैं इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है, देखें। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। किसके बेस पर होती है ये, पॉपुलेशन के बेस पर एरिया को डिवाइड किया जाता है। और जब डिवाइड हो जाती है तो वहाँ क्या होता है, इलेक्शन हेल्ड की जाती है, जिस इलेक्शन को क्या बोला जाता है, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी। मैंने शुरुआत में भी बोला था पिछले थोड़ी देर पहले ही कि कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एरिया। फॉर लोकसभा इलेक्शन, ठीक है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कंस्टिट्यूएंसी, क्योंकि पूरे सीट्स जो आप सुनते हैं ना कि हाँ इतने सीट हो गए, इतने सीट जीत गए, इतने, वो सीट क्या है, वो कंस्टिट्यूएंसी है। तो लोकसभा में टोटल कंस्टिट्यूएंसी कितनी बताई गई, 543। यानी कि आप कह सकते हो पूरे इंडिया को कंस्टिट्यूएंसी के थ्रू कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो 543। किसके बेस पर डिवाइड किया गया है, पॉपुलेशन। लास्ट वन आते हैं। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब असेंबली जब कंस्टिट्यूएंसी में जो बांटा गया है वो भी सारे स्टेट में किस बेस पर बांटा गया है, जिस तरह से लोकसभा में पॉपुलेशन के बेस पर बांटा गया है। चलिए आइए हम लोग फटाफट दूसरा देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला टॉपिक है आपका रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, अब रिजर्व जैसा कि नाम है तो ये रिजर्व किसके लिए होगा, एससी और एसटी के लिए। यानी कि सम कंस्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर पीपल हु बिलोंग्स टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उनके लिए ये बिलोंग होती है, रिजर्व की जाती है। वहाँ दूसरे कास्ट का पीपल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो सकता है। अब आते हैं वोटर लिस्ट, इसका क्या रोल है। द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रिपेयर्ड करती है कि हर साल देखोगे आप 18 ईयर्स से ऊपर बहुत सारे लोग जाते हैं इलेक्शन में पार्ट अपने वोट को कास्ट करने के लिए। बहुत सारे एलिजिबल होते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है, उनको वोटर लिस्ट से नाम हटाया, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर कौन करती है, इलेक्शन कमीशन करती है। ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव हैज द राइट्स टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज एंड हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर। क्या होता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं जो 18 ईयर्स से ऊपर हैं वो उनके पास राइट होती है, राइट टू वोट देने की। ठीक है, और वो बिना देखे, ऐसा नहीं कि वो कास्ट देखेंगे, क्रीड देखेंगे, रिलीजन देखेंगे तभी वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी क्रीड से बिलोंग करते हो, किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो, उन सभी के पास ये पावर होती है कि वो क्या कर सके, अपने वोट को कास्ट कर सके। अब आइए नेक्स्ट आते हैं नॉमिनेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन आल्सो बिकेम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो भी वोटर देने यानी कि 18 ईयर्स से ऊपर होने चाहिए, वो एज अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर सकते हैं। However, minimum age of the order to be candidate is 25 years. It means minimum age कितना बताया गया है, तो 25 years मिनिमम एज बताया गया। उसके बाद एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं। अब आते हैं इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ताकि लोगों को पता चल सके उन्होंने क्या किया है या फिर वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, इलेक्शन के बाद द कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ 2 weeks पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट। ठीक है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट के 2 weeks के बाद सभी लोग अपना अपना कैंपेन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट्स ऑफ पोलिंग, यानी कि वोटिंग देने के दिन से पहले
ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन निर्धारित करती है कि इस दिन वोटिंग होगी इस कंस्टिट्यूएंसी में, उस दिन से पहले, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना कैंपेन करते हैं, लोगों को बताते हैं उनकी क्या उपलब्धि है, या फिर वो जब इलेक्शन जीतेंगे तो वो आगे चल के क्या करेंगे। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है, द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन इज द डे व्हेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट्स। फाइनल जो पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स जो होता है वो कब होता है, तो ये एक फाइनल स्टेज बताया गया है जिसमें वोटर अपने सारे के सारे वोट डाल चुके हैं और सारा का सारा वोट एक तरह से वो अपना डाल करके अब वो ये तय कर देते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी गवर्नमेंट बनेगी, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव जीतेगा। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। इंडिया को इलेक्शन जो है वो कैसे डेमोक्रेटिक बनाती है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन सबसे पहला है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन क्या है हमारे यहाँ, इंडिपेंडेंट है। इन इंडिया इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ईसी, विच इंजॉय द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी इंजॉय। जुडिशरी को अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट ही, लेकिन जुडिशरी आंसरेबल नहीं होती है, ठीक है। ठीक उसी तरह से इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट तो किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू ही, लेकिन वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि CEC इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ कमिश्नर जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। बट वंस अपॉइंटेड CEC इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपेक्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया। रूलिंग पार्टी रेगुलरली, आज एक साल वहाँ अगर इस टर्म में वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जीतती है तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टर्म भी वही जीते, तो हमेशा ये चेंजिंग होते रहता है। बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, दोनों ही लेवल पर ये होता है। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs और MLAs लूज इलेक्शन। इंडिया में क्या होता है, हाफ ऑफ द MPs एंड MLAs अपने इलेक्शन हार जाते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर वर्क काम नहीं करता है वो ज़्यादातर उनको रिप्लेस करते हैं लोग, नए लोगों को लेकर के आते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग आखिरी टॉपिक पे है, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। चैलेंजेस क्या क्या है, पहला देखिए, कैंडिडेट्स एंड पार्टीज with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independent, ठीक है। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर बहुत सारे पैसे हैं तो तब भी वो श्योर नहीं है कि उनकी पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत ही जाएगी, ठीक है, लेकिन उनको कुछ एडवांटेज ज़रूर मिलता है, ठीक है। स्मॉलर पार्टीज़ या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो उनके अगेंस्ट लड़ते हैं उनसे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद द क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड द सिक्योर अ टिकट फ्रॉम द मेजर पार्टीज़। ज़्यादातर क्रिमिनल्स वगैरह इन सब के पास, क्योंकि उनके पास अप्रोच बहुत ज़्यादा होती है, उनका सपोर्ट करने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ज़्यादातर जो पार्टीज़ जो टिकट है वो इन लोगों को ज़्यादातर देती है। उन लोगों का सीट रिजर्व रहता है, एक तरह से आप कह सकते हैं, रिजर्व तो नहीं कहेंगे लेकिन ज़्यादातर सीट देती है। फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़। कुछ ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो डोमिनेट करती है, ठीक है, यानी कि उनके जो फादर थे वो भी CM थे, आने वाले जो बेटे हैं उनके वो भी CM होंगे, तो कुछ पार्टीज़ का डोमिनेशन चलता है, लाइक कांग्रेस पार्टी। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेशन फ्रॉम दीज फैमिलीज, ठीक है, ज़्यादातर उसके फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए अगला आते हैं। वेरी ऑफन इलेक्शन ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि ऑर्डिनरी सिटीजन्स को टिकट दिया जाए। फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ द पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। ज़्यादातर जितने भी जो मेन बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनका एजेंडा सेम टू सेम होता है, ज़्यादातर अलग अलग नहीं होती, ठीक है। उनकी पॉलिसीज़ भी एक जैसी ही होती है ज़्यादातर। स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू द बिगर पार्टीज। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है।
अब जो स्मॉलर पार्टीज़ होती है वो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, बिगर पार्टी बहुत ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाती है। बिगर पार्टी कुछ भी करे उसका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं। स्मॉलर पार्टीज़ जो हैं उनके पास पैसे कम है, तो ये बहुत ज़्यादा वे में एडवर्टाइजमेंट अपना नहीं कर पाती। तो डेट्स ऑल आपका चैप्टर नंबर 4। न्यू बुक में चैप्टर नंबर 3 दिया है, ठीक है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। सो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।